हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम हिंदू एडिटोरियल की 12 जुलाई 2023 की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज सिर्फ 2 ही आर्टिकल मैंने लिया है, ठीक है। तो इस 2 आर्टिकल के बारे में पूरी अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला तो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि जो हमारा कल 11 जुलाई था, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन डे, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो सेलिब्रेट करते थे, उसके बिहाफ पे एक आर्टिकल छपा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड चेंज इन वुमेन्स लाइफ, किस तरह से वुमेन्स लाइफ को जो है चेंज कर रहा है। और दूसरा हमारा जो आर्टिकल है वो है ग्रीन वॉशिंग, यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है 2023 का, उसमें क्या क्या थोड़ा सा चेंजेस बताया गया है, उस बारे में थोड़ा डिटेल है। चलिए सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड चेंजेस इन वुमेन्स लाइफ। देखिए क्या है, वुमेन्स क्या है आज के टाइम पे एक इकोनॉमिक का, सोशल का, या है हमारी हर एक एस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाती है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन इसमें करते हैं कि हमने पहले कैसे परफॉर्मेंस किया था वुमेन्स के लिए और आज क्या क्या सिचुएशन है वुमेन्स की, अगर दोनों कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारे जमीन आसमान का फर्क जो है हमें नजर आता है। यही चीज यहाँ पे क्या किया है, बताया गया है कि किस तरह से वुमेन्स की जो है चेंजेस किया गया है, किस तरह से उनकी फर्टिलिटी रेट को चेंजेस किया गया है। क्या जो पहले की धारणा थी कि बॉयज होना चाहिए घरों में, तो अब जो है गर्ल्स जो है नहीं होने चाहिए, या फिर गर्ल्स की संख्या जो कम होती थी वो क्यों होती थी, अब क्या सिचुएशन है। अर्ली मैरिज के बारे में बताया, बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा आर्टिकल है, जिसमें ये सारी चीजों को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप इसके कॉन्टेक्स्ट अगर पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो चलिए मेरे साथ आप कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ते रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, कल था हमारा क्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसी बेस पे ये आर्टिकल जो है लिखा गया है। और जो इंडिया की डेमोग्राफिक है, कहीं ना कहीं क्या हो रही है, एक जर्नी जो है वो सिटीजन्स की लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, यानी कि उनको चेंज कर रही है, यानी कि हर टाइम पे उनको क्या करती है, चेंज करती रहती है। और इसका इफेक्ट हमें वुमेन्स के ऊपर भी देखने को मिलता है, यानी कि वुमेन्स की लाइफ भी क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। जो पहले की ईयर्स में थे, अगर आप 90 के टाइम पे चले जाओ या आज के टाइम की कंपेरिजन करो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चेंजेस जो है अभी इवॉल्व हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक, हमारी 340 करोड़ की आबादी जो है वो बन चुकी है। अगर 340 मिलियन जो है इंडिपेंडेंट टू 1.4 बिलियन जो है 140 करोड़ की आबादी जो है अब तक हमारी बन चुकी है, जो 340 मिलियन थी, ठीक है। अगर हम बात करें ये हुआ किस वजह से, अगर मान लो ये ग्रोथ हो रहा है तो क्या चीज हमें हेल्प कर रही है, जो ये ग्रोथ होने में हेल्प किया है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, ये फ्यूल्ड किस वजह से, जो हमें स्टारवेशन से छुटकारा मिला, यानी कि जो भुखमरी पहले थी, आज के टाइम पे क्या हुआ, भुखमरी कहीं ना कहीं कम हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। मेडिकल सेक्टर में जो कि नए नए चमत्कार हुए हैं, यानी कि जो जो नए नए इनोवेशन हुए हैं, जो नए दवाइयां जो आई है, जैसे कि आप रिसेंटली में ही देख सकते हो कोविड 19 को, कि 2 साल के अंदर अंदर हमने कोविड 19 को क्या किया, किस तरह से खत्म कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, मेडिकल जो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है या मेडिकल सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की वजह से आज हमारी लाइफ जो है और आगे तक बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम एक 1941 की एक मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 56 ईयर थी, और जिसमें 50% जो बॉयज है वो सरवाइव कर पाते थे कितने, 28 के बाद ही, यानी कि 28 तक ही सरवाइव करते थे। जो 50% की, यानी कि 56 जो है ईयर जो थी उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जिसमें 50% ही लड़के जो है वो सरवाइव कर पाते थे, अदरवाइज जो डेथ कर जाते थे, चाहे वो बचपन में डेथ कर जाए, चाहे वो बड़े होके, चाहे वो भुखमरी से हो, चाहे हेल्थ की वजह से, किसी भी चीज की वजह से हो। लेकिन अगर आज के हम कंपैरिजन करें, वहीं हमारी 69 ईयर हो चुकी है, ठीक है, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ के कितनी होगी, 69। और लगभग 50% जो है वो कहीं ना कहीं अभी दिख रहे हैं, जो ओल्ड एज है वो 75 तक भी पहुंच रहे हैं, ठीक है, यानी कि 75 एज तक भी ओल्ड एज जो है वो बच रहे हैं। अगर हम बात करें इससे हुआ क्या है, फायदा क्या हुआ है, इससे हुआ है कि किस वजह से हुआ है, इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है, और मोर्टेलिटी रेट के डिक्लाइन होने के वजह से ही हमें ये सारी चीजें देखने को मिली है। अगर पहले की कंपैरिजन किया जाए, पहले में क्या होता था कि जो ये कहते थे 4 बच्चे पैदा कर लो, कम से कम 2 तो सरवाइव करेगा, तो ये धारणा रहती थी। तो उसके वजह से क्या होती थी, फर्टिलिटी रेट भी क्या होती थी, और ज्यादा ही बढ़ी रहती थी, और मोर्टेलिटी रेट भी क्या होती थी, इंक्रीज हुई रहती थी। फर्टिलिटी रेट क्या होती है, मतलब
कि एक माँ कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो फर्टिलिटी रेट है। अगर आज की बात की जाए तो हमारी 2.1 जो है वो फर्टिलिटी रेट पे आ चुकी है। पहले कितनी थी फर्टिलिटी रेट? 5.7, यानी कि 5.7, यानी कि लगभग लगभग 6 बच्चे को एक माँ जो है जन्म देती थी 1950 टाइम पे। और उस टाइम पे भी अगर सर्वाइव कर जाते थे तो 1 या 2 बच्चे जो है सर्वाइव कर जाते थे इसी की वजह से। लेकिन आज जो है वो फर्टिलिटी रेट कितनी आ चुकी है? 2.9 की तक आ चुकी है। ठीक है, ये जो स्टैटिस्टिकली जो शिफ्ट देखा जा रहा है, ठीक है, जो ये चेंजेस दिखी जा रही है, उस वो कहीं ना कहीं एक लाइफ स्पेन को, एक जो बच्चों की लाइफ स्पेन को वो कहीं ना कहीं ज्यादातर इंक्रीज करते हुए नजर आ रहा है और एडजस्ट करने में भी हेल्पफुल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो इंडियन वुमेन्स की। ठीक है, अगर वुमेन्स Women's childhood, adulthood and old age have been transferred over a course of demographic transition। क्या बताया जा रहा है? जो वुमेन की कंडीशन है, वुमेन्स की जो चाइल्डहुड है या अडल्टहुड है या फिर ओल्ड एज है, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है? ट्रांसफर होती जा रही है। ठीक है, मैन ही नहीं ट्रांसफर हो रहे, उनके साथ साथ वुमेन का भी जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वो भी ट्रांसफर होते जा रहा है। किस तरह से चेंजेस होते जा रहा है वो अब हम देखेंगे। चेंजेस फॉर इंडियन वुमेन, इंडियन वुमेन की किस तरह से चेंजेस किए गए वो बात यहाँ की गई। देखिए, अगर हम बात करें फैमिली की, तो शुरुआती में क्या माना जाता था कि भैया फ्यू चिल्ड्रन इंश्योर एटलीस्ट वन सन बिकम मोर डिफिकल्ट। अगर कम बच्चे होते हैं तो एक जो लड़का होना एक बहुत डिफिकल्ट होता था। अगर कहीं ना कहीं 4 बच्चे हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें जो सन है वो 6%, बट 2 चिल्ड्रेन इट ग्रो 25%। यानी कि जो 4 बच्चे अगर जन्म देते हो तो उसमें कम से कम एक लड़का जो है सरवाइव कर जाएगा, यानी कि बच जाएगा। और आज के टाइम पर अगर 2 बच्चे करते हो तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि 25% जो है वो सरवाइव करने का चांसेस जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है रेनफोर्स कर रही है कि हम जो प्रेफरेंस करते हैं सन की, उस चीज को कहीं ना कहीं यहाँ कंबाइन करने की, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी या सोशल नॉर्म्स है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की बात की जा रही है। ठीक है, आज यहाँ पे ये चीज भी बताया गया है कि किस तरह से हम सन और गर्ल्स जो डॉटर है उनके बीच में भी डिफरेंस करते हैं, अभी आपको आगे मिलेगा। ठीक है, अगर इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे की बात करें, यहाँ क्या पाया गया है? जो 85% वुमेन्स है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि उनके जो सन हो वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज में सपोर्ट करेंगे। लेकिन 11% जो है वुमेन्स जो है ये चाहते हैं, या वुमेन्स से हो या फिर जो आपके पेरेंट्स हो, वो क्या चाहते हैं कि जो डॉटर है वो हमारी क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे ओल्ड एज के टाइम पे। लेकिन पेरेंट्स जो चाहते हैं कि वो इंश्योर करना कम से कम एक सन उनके बीच में हो, उनके पेरेंट्स फैमिली के बीच में हो। अगर 2 चाइल्ड की फैमिली बन रही है, ठीक है, 2 बच्चों की अगर वो बन रही है तो वहां पे कम से कम लड़का हो। इसकी वजह से क्या होती है? सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि लड़के की प्रेफरेंस के लिए लेके अबॉर्शन जो है करवाते जाते हैं, जो जिससे कि आप जो डॉटर की जो नेग्लेक्ट सिक है उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हो, और जिसके कारण से जो नंबर ऑफ गर्ल्स है पर 1000 एज या फिर एज अंडर 5 ईयर जो हो जाती है वो ड्रॉप देखने को मिली है कितना? 96 से 91%। यानी कि जो पहले की कंडीशन थी अब कहीं ना कहीं ट्रांसफर होते हुए हमें दिख रही है। अगर फर्टिलिटी की बात करें, फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं यहाँ डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और जो इनको एजुकेशन भी दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जो डाटा को एनालिसिस किया गया है वो 30 साल पुराने से डाटा से एनालिसिस किया गया है, और इस चीज को पूरा इंश्योर किया गया है कि किस तरह से जो है हमारी जो वुमेन्स है उस तरह की जो उनकी एजेस है वो किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। वुमेन जो ज्यादातर अपने टाइम स्पेंड करती है किसमें? केयरिंग में करती है। अगर बात किया जाए 14 साल की एज में 1992 और 93 की बात की जाए तो वो 14 साल थी केयरिंग, अब जो है 8 ईयर तक आ गई है 18-20 में। ठीक है, जो पहले 6 to 15 ईयर थी वो ड्रॉप होके कितने आ गई है? 20 to 14 ईयर। ठीक है, जो बच्चे जो है स्पेंड करते थे केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन एज में, जो 6 से 15 साल, वो अब 20 से 14 साल के बीच में आ गए। ठीक है, 6 से 15 साल के बीच में ड्रॉप हुए और 20 से 14 साल के बीच में। अगर बात करेंगे चेंजेस की, वुमेन की एजुकेशन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ी है। ठीक है, इस चीज को भी बताया जा रहा है। और वुमेन से जो एनरोलमेंट है ओवर 70% जो गर्ल्स है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे सेकेंडरी स्कूल में जो है इनरोल हुई है। अगर अर्ली मैरिज और चाइल्ड बियरिंग की बात करें, ये भी आज के टाइम पे प्रीडोमिनेंटली चल रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे क्या हो रही है यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें 19 अगर बात करें हार्डली वर्ज 24 वुमेन बोर्न इन 1940 एंड स्टिल रिमेन बिलो 22 ईयर फॉर दोज बोर्न इन 1980। 20 साल पहले थी, अभी जो है ज्यादातर 22 ईयर हो चुकी है, अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अगर हम बात करें अर्ली मदरहुड की, कहीं ना कहीं ये लो फर्टिलिटी को
एक्सप्लेन करते हैं व्हाई लो फर्टिलिटी डज नॉट ट्रांसलेट इनटू हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन। देखिए, अगर लो फर्टिलिटी है तो क्यों नहीं ये लेबर फोर्स को क्यों नहीं ज्वाइन कर पाती है? इसका भी एक रीजन इन्होंने अच्छा बताया कि अगर वुमेन्स क्या करती है, ज्यादातर टाइम क्या करती है, अपनी जिस टाइम पे स्किल होती है, अच्छी स्किल होती है, उस टाइम पे क्या होती है, इनको मैरिज कर दिया जाता था। अब मैरिज कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली बात है क्या होगा, यहाँ पे मैरिज के टाइम पे जो स्किल है वो अपनी वो दिखा नहीं पाएगी या उस जॉब में कर नहीं पाएगी, और वो जॉब नहीं कर पाएगी तो ऑटोमेटिकली जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब वो बाहर निकलने की टाइम होगी तो ऑटोमेटिकली उनके पास जो स्किल्स होगा उस स्किल का कोई फायदा नहीं होगा, जिसके कारण से वो अनस्किल्ड वर्क में ही इनको इंक्लूड होना पड़ता है। इसीलिए जो बताया गया है कि जो वुमेन्स है वो कहीं ना कहीं बाद में जाके क्या होती है, इनकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रॉब्लमेटिक होती है और उनको अनस्किल्ड जॉब में जो है वो जाना पड़ता है। अगर विडो की बात करें, विडो की भी यहाँ कंडीशन बताया गया कि किस तरह से जो वुमेन्स है और वो विडो होने के टाइम पे किसी के ऊपर डिपेंड होती है या फिर नहीं होती है, या कि अगर बात की जाए हस्बैंड की, 2011 की जो सेंसस बताया गया है कि केवल 18% मैन जो है एबव 65 ईयर की वो विडो है, ठीक है, लेकिन 55% जो वुमेन है वो क्या है, वो विडो है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैन होते हैं उनकी ज्यादा एज होती है, जब वुमेन से जब वो मैरिज करते हैं तो उनकी मैन की एज क्या होती है, लगभग लगभग मान लीजिए अगर वुमेन आपका 20 ईयर की है तो मैन कम से कम आपका 26 है, तो यानी कि 6 साल का डिफरेंस है। तो इसीलिए कहा जाता है जो 65 साल तक पहुंचते पहुंचते तो मैन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि 55% वुमेन जो है वो विडो है 65 तक की एज तक पहुंचने तक, ठीक है, ये कारण बताया जा रहा है। और अगर बात करें तो हार्नेसिंग जेंडर डिविडेंड भी है, क्यों? चेंजिंग पेट्रियाकल नॉर्म्स, जो हमारी पेट्रियाकल नॉर्म्स बन के आ रही है वो भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और वुमेन्स ये चाहते हैं कि अगर अपनी इनहेंस वुमेन्स एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट्स विल रिड्यूस लाइन्स ऑन सन कुड ब्रेक विशियस साइकिल जेंडर डिसएडवांटेज। ये बताया जा रहा है कि अगर कोई लड़का ना हो तो कहीं ना कहीं उनकी जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं टूटती है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आज के टाइम पे। तो इसलिए डिमांड की जा रही है कि हमारे घर में एक सन होना जरूरी है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की जो इवोल्यूशन है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि जो कंट्रोल टायर इन मध्य प्रदेश में ये एक्सपेंशन किया गया, कहाँ पे, आंगनबाड़ी में, ठीक है। और साथ ही साथ क्रेच लेड इंक्रीजिंग वर्क पार्टिसिपेशन इन मदर, यानी कि जहाँ पे मदर काम करती है वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रेच फैसिलिटी जो है, जो बच्चों को रखने की सुविधा जो है वो दिया जाए, जिससे कि जो वुमेन्स की है पार्टिसिपेशन जो है वर्कफोर्स में ज़्यादा रहे और वो अपनी जो क्या नाम है उनके जो स्किल्स है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखा सके। और जिससे और भी चाइना के रिपोर्ट भी लिया गया, चाइना के साथ इनका कंपैरिजन किया गया, चाइना में किस तरह से जो चीज़ें इंक्लूड की गई है, किस तरह से चीज़ें, जैसे कि वहाँ गर्ल्स को अलग फैसिलिटीज दी जाती है, जो भी चाइल्ड बियरिंग होते हैं या फिर चाइल्ड जो कैरी करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने वर्कफोर्स में इंक्लूड करने के लिए उनको स्पेशल फैसिलिटीज वगैरह देते हैं, इस तरह की चीज़ें भी बताई गई है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो मदर की कहीं ना कहीं गिरी है 88% से 66% से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रहा है, चाइल्ड केयर की वजह से, चाइल्ड केयर की वजह से उनकी जो एक्सेस जो इनकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। अगर बात की जाए आज के टाइम पे, अगर वुमेन्स की बात की जाए तो वुमेन्स को कोई कंपनी रखना भी नहीं चाहता। अगर ये पता लग जाए कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है, प्रेग्नेंट है, तो वो क्या कंपनी क्या करेगा, उसको वुमेन्स को रखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको 6 मंथ का क्या देना पड़ेगा, लीव देना पड़ेगा, जो उनके लिए थोड़ी कंडीशन जो हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वुमेन्स को इतनी जल्दी हायर भी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो क्रेच फैसिलिटीज जो है वो देना चाहिए वर्क कंडीशन पे, जैसे मनरेगा वगैरह हो वहाँ पे। और इनके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छी तरह से बनाना चाहिए, जिससे कि वो इन चीज़ों को हेल्प कर सके। जो प्राइवेट प्लेयर को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना चाहिए, वो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन करना चाहिए कि आप इस तरह के इंसेंटिव देना चाहिए, जिससे वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज हो सके और वो अपनी चाइल्ड केयर को भी साथ ही साथ इम्प्रूव कर सके, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मिलेगा जो हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा ग्रीन वॉशिंग, क्या बताया जा रहा है यहाँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट जो बिल आया रहा है अभी 2023 में, जो अभी ज्वाइंट कमेटी ने जो ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, नए चेंजेस ला रहे हैं और किस तरह से डेवलपमेंट जो है आगे होने वाला है, और साथ ही साथ जो बैलेंसिंग अप्रोच लेके चलना है वो किस तरह से लेके चलना है, वो आज के टाइम पे डिस्कस की जा रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं।
तो क्या बताया जाए, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 का जो है वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने क्या किया, डिलीबरेट किया है। और उसमें एक चीज और बताया, इनके पास एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज आ रहा है, जो कि कहाँ पे आ रहा है कि बैलेंसिंग करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि आपको दो चीज देखना पड़ेगा, कंजर्वेशन को भी देखना पड़ेगा और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल को बैलेंस को भी देखना पड़ेगा। दोनों ही चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। और दोनों ही चीज अगर आप साथ में लेके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रियल चीजों को बढ़ा रहे हो, यानी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हो, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर इन्वायरमेंट को आप लेके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ को रोक रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम सिचुएशन बन चुका है, यानी कि कॉम्प्लेक्स चैलेंज जो है बन चुका है। अब बात की जाए कि while industrialization in between means upspring greater tract forest land and ecosystem, the Forest Conservation Act 1980 has been a mantelpiece legislative that has empowered the state regulation this and impose cost such। देखिए क्या है, जब इंडस्ट्रियल का स्टेब्लिशमेंट करना है, ठीक है, पहले ये लोग क्या कहता था, एक मिनट इरेज कर देते इसको। हम्म, तो पहले क्या होता था कि आपको अगर इंडस्ट्रियल स्टेब्लिश करना है कहीं पे भी किसी भी जगह पे, ठीक है, तो स्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, वहां के लिए लैंड की क्लियरेंस देनी पड़ती थी। अगर लैंड की क्लियरेंस देते हैं, अगर कोई पॉल्यूशन चीज करता है तो उसके लिए क्या करते थे, आप प्राइवेट प्लेयर पे उसकी जिम्मेदारी थोप देते थे और वहां से क्या करते थे, आप उससे रेगुलेट करते थे या फिर उस पर इम्पोज करते थे कॉस्ट को 1918 एक्ट में। ठीक है, इस तरह के अगर जो प्रॉब्लम है वो देते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट ही इस चीज को ले रही है, गवर्नमेंट ही ले रही है, तो क्या गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी। तो इस चीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि आप अगर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे इस चीज को इंक्लूड करने की सोचिए, यानी कि दूसरी जगह पे आप नई जो पेड़ यहाँ पे काट रहे हो, कहीं ना कहीं वहां पे भी आप क्या करो, उन पेड़ों को लगाओ। ठीक है, इस चीज की बात की जा रही है। अगर हम बात करें, एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का टीएन गोदावरम केस में 1996 में। यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन की बात है, प्रोटेक्शन की जो एरिया है उसको कहीं ना कहीं स्कोप को बढ़ा दिया गया था, यानी कि ज्यादा बड़ा कर दिया गया था। यानी कि आप अगर मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया वहां तक तो आप कर सकते हो, जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है उस दायरे को भी आप क्या करोगे, फॉरेस्ट एरिया की कंजर्वेशन के लिए ही मानोगे। यानी कि सपोज कीजिए यहाँ रेलवे लाइन गुजर रही है और इसके पास वाली जगह जो है इतनी जगह खाली है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कोई चीज कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसको भी आप क्या करोगे, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रूप में ही लोगे, यानी कि इसको भी कंजर्वेशन करने की काम करोगे आप। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया तो है ही, उसके साथ साथ और भी जो एक्स्ट्रा खाली एरिया बचे हैं उनको भी आप फॉरेस्ट के अंडर, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के अंडर में लोगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ और क्या चीजें बताया गया है, मार्जिनल इंक्रीजिंग बताया गया है। इंडिया की जो फॉरेस्ट कवरेज है वो कहीं ना कहीं मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। जो बाइनियल रिपोर्ट होती है, जो आपके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो दिखाती है, उसमें क्या बताता है, जो ग्रोथ है फॉरेस्ट का वो कहीं ना कहीं ऑफिशियली रिकॉर्ड से क्या है, रुक चुका है। लेकिन वो दिखते, हमें क्या दिखता है कि वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इसमें जो बढ़ते हुए नजर आ रहा है वो क्या होती है, जो ट्रीज कवर हो रही है वो ऑर्चर्ड हो रही है, प्लांटेशन हो रही है, विलेज के होमस्टेड हो रही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको बढ़ते हुए दिखाते हैं। ठीक है, और इंडिया क्लेम करता है कि हम 24% जो है फॉरेस्ट कवर में है या ट्रीज कवर में है, ट्रीज और फॉरेस्ट के कवर में है। अगर इंडिया की बात करें, कमिटमेंट कितना कर रखा है कि हम इंक्रीज करेंगे इसको, कितना 33% तक, जो एक आइडियल कंडीशन है फॉरेस्ट होने का। ठीक है, और इसमें अगर बात की जाए तो 33% इंक्रीज करने के साथ साथ एडिंग कार्बन सिंक को ऐड करेंगे, यानी कि ये कार्बन सिंक करेगा, यानी कि कार्बन को सोखने की क्षमता जो होती है पेड़ों में ज्यादा होती है, इसलिए कहा गया कार्बन सिंक जो है वो 2.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन तक जो होगा CO2 का जो है कार्बन सिंक होगा। ठीक है, कब तक, 2030 तक। और ये चीज इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट में इंडिया ने खुद ही घोषणा किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपने फॉरेस्ट को जो एरिया है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें तो यहाँ जो मिनिस्ट्री के हिसाब से जो गिनती की गई है, इसमें बताया गया है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को एग्रो फॉरेस्ट या ट्री प्लांटेशन के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया है, ये इंसेंटिवाइज नहीं किया है। तो ये जब नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वो क्यों करेंगे। तो अब जब आप आ रहे हो, अब जब नई रूल ला रहे हो, कहीं ना कहीं इंसेंटिव करोगे तो क्या क्या होगा, उसकी एरिया क्या होगी, बढ़ेगी। अगर बात की जाए 2019 से 2021 के बीच में इंडिया ने ऐड किया है 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को कवर को, जिसमें 1509 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आउटसाइड द रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट एरिया, यानी कि फॉरेस्ट एरिया तो है ही, और उसके साथ जो बाहर की एरिया है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। और उस चीज को क्या 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 कहा गया है, जो इसमें किसमें कंजर्वेशन किया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। ठीक है, जो ये नई अमेंडमेंट लाया जा रहा है फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा, ये क्या देगा, इंसेंटिव करेगा क्लियर और पूरा डिफाइन करेगा कि किस
कौन सी लिमिट तक हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, जो कि 1996 के जजमेंट को हमें गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताया गया था। और ये पूरी तरह से डिफाइन कर देगा कि क्या लिमिट होनी चाहिए, किस तरह से हम लोग किसी चीज को जो है कंजर्वेटिव एरिया कह सकते हैं। ठीक है। ओनली लैंड रिकॉर्ड एज ए फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड और आफ्टर 1980 इन्वॉक प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्या करना पड़ता था, जो या तो कोई लैंड रिकॉर्ड को फॉरेस्ट में रिकॉर्ड करना पड़ता था, या जो 1980 के बाद जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर 1980 या 1980 के बाद जो है प्रोविजन में आता था, तो उसको क्या करते थे, फॉरेस्ट के रिकॉर्ड में ऐड करते थे। लेकिन फॉरेस्ट लैंड की ऑथराइजेशन बाय अब क्या होगी, स्टेट के पास होगी। फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज बिटवीन 1980 1996 में वुड नॉट इन्वॉल्व प्रोविजन ऑफ एक्ट, और वो इस प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ठीक है, यानी कि स्टेट्स फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए 1998 की बात 80 की बात करें, 96 की बात करें, इस बीच में फॉरेस्ट्री जो है नॉन फॉरेस्ट्री चीजों की यूज नहीं कर सकता था। उसके लिए क्या करना पड़ता था, एक प्रोविजन को लाना पड़ता था। ठीक है, बिना किसी प्रोविजन के ये कोई भी नॉन फॉरेस्ट्री चीजों को यूज नहीं कर सकता था। लेकिन अमेंडमेंट क्या करेगा, स्टेट्स कैन नो लॉन्गर क्लासिफाई अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लैंड, यानी कि जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लैंड है उसको अब क्या करके क्लासिफाई कर सकते हैं। पैचेस ऑफ द ट्रीज विथ फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरेस्ट लैंड को यानी फॉरेस्ट लैंड को भी वो क्या कहते हैं, अब बांट सकते हैं। ठीक है, ये अमेंडमेंट क्या करेगा, अलाउ करेगा फॉरेस्ट लैंड को कहीं ना कहीं बढ़ाने की। जैसे कि 100 किलोमीटर हम नियर इंडिया के बॉर्डर की बात करते हैं, तो वहां तक हमें क्या मिलेगा, एक सपोर्टिव मिलेगा, जिससे कि हम लोग अगर फॉरेस्ट हटा भी रहे 100 किलोमीटर, क्योंकि डेवलपमेंट करने की और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए हमें डेवलपमेंट करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर एरिया को लेना पड़ेगा, जिसके कारण से 100 किलोमीटर तक हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट लैंड को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक आप एडिशनली जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू ना लेके डायरेक्ट आप ले सकते हो, अगर स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी का मामला है तो। ठीक है, इसकी जो प्राइमरी क्रिटिसिज्म है अमेंडमेंट की, डू नॉट रियली कंट्रीब्यूट टू रिलेटेड रीजनरेट नेचुरल फॉरेस्ट, क्योंकि ये कह रहे हैं अगर आप एक जगह पेड़ काट रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा आप उस चीज को, नेचुरल फॉरेस्ट को दोबारा जल्दी से लगा सकते हो। तो ये इसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, किसको, कॉमर्शियल एंड को, जिससे कि वो क्या करे, इस फॉरेस्ट चीजों को जो आपने काटे हैं उसको कहीं ना कहीं, अगर आप किसी को लैंड दे रहे हो तो वो फॉरेस्ट काट रहे, तो इसका मतलब उनको ये इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि वो किसी दूसरे जगह पे उसको लगाना चाहिए, और साथ ही साथ उसको देखभाल भी करना चाहिए। क्योंकि आप एक जब काटते हो तो एक बड़ा पेड़ काटते हो, लेकिन लगाते हो तो एक पौधा से लगाते हो, और पौधे को पेड़ बनने में करीब करीब आपको सपोज कीजिए 10 साल ही लग जाता है। तो 10 साल तक तो वो पेड़ तो बनता नहीं है, तो ये इसको रिप्लेस कर पाना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। और ठीक है, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है प्राइवेट फॉरेस्ट को भी माइट लुक गुड थ्योरी बट एक्सपेक्टिंग देम टू परमानेंट कार्बन स्टॉक इज विशफुल थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग मार्केट इंसेंटिव यूज देम कार्बन क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट के अंडर में भी उनको यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो आप पेड़ लगा रहे हो तो उसको भी कार्बन क्रेडिट के रूप में दिया जाना चाहिए। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके। कार्बन क्रेडिट और कार्बन सिंक के बारे में मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो इतना था आज का आर्टिकल। अगर आई होप कि आपको आज के आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा कमेंट जो है आप इसके कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।